असलम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम विलियम फॉकनर के नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी की टाइटल, सिग्निफिकेंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन रेज होता है कि इस नॉवल को टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी ही क्यों दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इस नॉवल का टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है। नॉवल के टाइटल में यूज होने वाला वर्ड साउंड मॉडर्न लाइफ के डिसऑर्डर और क्योस को सिंबलाइज करता है, जबकि फ्यूरी को मॉडर्न वर्ल्ड में होने वाली डिस्ट्रक्शन के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी कन्वेज और सजेस्ट द मैसेज दैट लाइफ इज मीनिंगलेस एंड फ्यूटाइल। विलियम फॉकनर का मॉडर्न नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी ये मैसेज कन्वे करता है कि जिंदगी का कोई भी मकसद या मायने नहीं होता। विलियम फॉकनर के इस मॉडर्न नॉवल के टाइटल को विलियम शेक्सपियर के मोस्ट फेमस ट्रेजिक प्ले मैकबथ से लिया गया है और इस प्ले के ट्रेजिक कैरेक्टर का नाम भी मैकबथ होता है। वो ब्रूटल वायलेंस से किसी का मर्डर करके स्कॉटलैंड का तख्त नशीन बन जाता है और जब वो स्कॉटलैंड का तख्त संभाल कर वहाँ का बादशाह बन जाता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। और जैसा कि हम सब लोग ये अच्छे से जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस नॉर्मली 5 एक्ट्स पर कंसिस्टेड होते हैं, इसीलिए प्ले का प्रोटैगनिस्ट मैकबथ प्ले के फाइनल एक्ट यानी कि एक्ट नंबर 5 के फाइनल सीन यानी कि सीन नंबर 5 में एक soliloquy डिलीवर करता है। ये soliloquy मैकबथ की गमगीन, उदास और बेमायनी जिंदगी को सिंबलाइज करती है। मैकबथ इस प्ले की फाइनल soliloquy में ये कहता है, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, life but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, सिग्निफाइंग नथिंग। यहाँ पर वर्ड ब्रीफ कैंडल लाइफ को सिंबलाइज करता है, यानी कि कैंडल की तरह लाइफ भी बहुत छोटी होती है। इस दुनिया में जिंदगी को गुजारना बिल्कुल ऐसा है जैसा कि हम किसी साय के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर वर्ड पुअर प्लेयर मैकबथ को सिंबलाइज करता है, जबकि स्टेज थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को रेफर करता है। विलियम शेक्सपियर ये कहता है कि मैकबथ सिर्फ एक पुअर प्लेयर है जिसे एलिजाबेथन थिएटर में परफॉर्म करवाया जा रहा है। ये लाइन्स थिएटर और थिएटर में परफॉर्म होने वाले एक्शंस की टेम्परेरीनेस को भी रेफर करती हैं। विलियम शेक्सपियर का ये बिलीव है कि लाइफ एक टेल यानी कि कहानी की तरह है जिसे कोई भी इडियट सुनाता है। इस जिंदगी में सिर्फ साउंड एंड फ्यूरी यानी कि क्योस और डिस्ट्रक्शन पाया जाता है जिसका कोई भी मकसद नहीं होता। और इस soliloquy की सेकंड लास्ट लाइन से ही इस नॉवल का टाइटल लिया गया है। नॉवल के टाइटल को एक क्लू के तौर पर लिया जा सकता है जो कि नॉवल के मीनिंग और स्ट्रक्चर को रिवील करता है। टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इस नॉवल के मेजर थीम्स, कैरेक्टर्स और मोटिव्स को हाईलाइट करता है। विलियम फॉकनर इस नॉवल में इस आइडिया से प्ले करते हुए नजर आते हैं दैट द लाइफ इज नथिंग बट अ शैडो, यानी कि जिंदगी किसी साय के पीछे भागने के अलावा और कुछ नहीं है। वर्ड शैडो को क्विंटीन के नरेट किए जाने वाले सेक्शन में बार बार रिपीट किया जाता है और इसके अलावा बेंजी के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक शैडो कंसीडर किया जाता है। नॉवल में क्विंटीन और बेंजी के सेक्शन के अलावा भी शैडो के वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है। विलियम फॉकनर अपने मॉडर्न नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के थ्रू ये सजेस्ट करता है कि जो भी एक्शन कोई मॉडर्न मैन परफॉर्म करता है, जिस तरह मॉडर्न कैरेक्टर क्विंटीन ने नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी में अपने एक्शंस को परफॉर्म किया है और बाद में वो सुसाइड कमिट कर लेता है, अगर उसके कैरेक्टर को पास्ट में पाए जाने वाले प्लेस के कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो वो सिर्फ एक शैडो है। यानी कि नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी में पाए जाने वाले कैरेक्टर क्विंटीन को विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर मैकबथ के साथ कंपेयर किया जाए तो वो सिर्फ एक शैडो है। अगर हम विलियम शेक्सपियर के इस कोट को मॉडर्न नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी पर अप्लाई करें, दैट इज लाइफ इज ओनली अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, यानी कि जिंदगी सिर्फ एक कहानी है जिसे कोई भी इडियट सुनाता है। तो विलियम शेक्सपियर के इस लाइन की जस्टिफिकेशन हमें नॉवल के फर्स्ट पार्ट या सेक्शन में मिल जाती है जिसे 33 साल का एक लड़का बेंजी नरेट करता है। अगर बेंजी के कैरेक्टर या नरेशन की बात की जाए तो वो एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन है जिसे एक इडियट कंसीडर किया जा सकता है। बेंजी नॉवल के फर्स्ट चैप्टर में कॉम्पसन फैमिली की कहानी सुनाता है। विलियम फॉकनर ये बताने की कोशिश करता है कि नॉवल में हर तरह की साउंड और फ्यूरी पाई जाती है और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस नॉवल में वर्ड साउंड एंड फ्यूरी क्योस, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करता है। आगे हम शेक्सपियर के प्ले मैकबथ और फॉकनर के नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के दरमियान कनेक्शन को डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर के प्ले मैकबथ की soliloquy से इस नॉवल के टाइटल को लिया गया है, जो कि इस नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी और शेक्सपियर के प्ले मैकबथ के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट कर देता है। नॉवल में यूज होने वाला टाइटल
17th सेंचुरी एलिजाबेथन ट्रेजेडी को 20th सेंचुरी फॉकनर अमेरिकन नैरेटिव के साथ लिंक कर देता है, जिससे ये साबित होता है कि मॉडर्न वर्क्स का ओल्ड वर्क्स के साथ कोई न कोई कनेक्शन है। विलियम फॉकनर ने अपने मॉडर्न नॉवल के लिए टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी को चूज किया, जो कि न सिर्फ नॉवल के मेजर थीम्स, स्टाइल और स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है, बल्कि विलियम शेक्सपियर के ग्रेट ट्रेजेडीज और वर्क्स के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर में उनकी कंट्रीब्यूशन को भी सल्यूट करता है। अब हम इस मॉडर्न नॉवल के पीछे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अमेरिका में अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से स्टार्ट होकर 1865 तक कंटिन्यू रही थी। अमेरिका को 2 मेजर स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। द फर्स्ट वन वाज नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट व्हाइल द सेकंड वन वाज साउदर्न अमेरिकन स्टेट। नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट को यूनियन स्टेट जबकि साउदर्न अमेरिकन स्टेट को कॉन्फेडरेट स्टेट का नाम भी दिया जाता है। अमेरिका की यूनियन स्टेट स्लेवरी को खत्म करना चाहती थी, जो कि उस टाइम पीरियड का एक प्रोमिनेंट इशू था, जबकि साउदर्न स्टेट ये चाहती थी कि स्लेवरी वैसे ही कंटिन्यू रहे, और इसी वजह से नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट और साउदर्न अमेरिकन स्टेट के दरमियान एक सिविल वॉर हुई थी। सिविल वॉर ऐसी वॉर को कहते हैं जिसमें एक ही कंट्री में रहने वाले इनहेबिटेंट्स आपस में जंग करते हैं, और 1861 की इस वॉर को नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट साउदर्न अमेरिकन स्टेट के मुकाबले में विन कर लेती है। उसके बाद से ही अमेरिका को यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से पुकारा जाने लगा। अमेरिका में ब्लैक अफ्रीकन की स्लेवरी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। अमेरिका में ब्लैक अफ्रीकन की लाइफ में स्लेवरी के ब्रूटल एक्सपीरियंस को टोनी मॉरिसन के नॉवल बिलविड में एक्सप्रेस किया गया है, जबकि साउदर्न अमेरिकन स्टेट का डाउनफॉल आ जाता है और वो अपनी इंडिपेंडेंस को खो देते हैं। नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल राइज को गेन कर लेते हैं, जबकि उनके ऑपोजिट साउदर्न अमेरिकन स्टेट के पास स्लेव्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिकल लॉस को फेस करना पड़ता है, और इसी वजह से एरिस्टोक्रेसी का डाउनफॉल भी आ जाता है। नॉवल में कॉम्सन फैमिली के थ्रू अमेरिकन साउदर्न स्टेट के फॉल या डिक्लाइन को हाईलाइट किया जाता है, जो कि एक साउथ अमेरिकन फैमिली है। इसके अलावा नॉवल में जिम क्रॉस लॉ के आफ्टर इफेक्ट्स को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। जिम क्रॉस लॉ को साउदर्न यूनाइटेड स्टेट में लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जिम क्रॉस एक ऐसा लॉ था जिसकी वजह से अमेरिका में रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन को लीगल करार दे दिया गया था। इस लॉ की वजह से व्हाइट यानी कि अमेरिकन को सुपीरियर जबकि ब्लैक यानी कि अफ्रीकन को इंफीरियर कंसीडर किया जाने लगा था। मॉडर्न नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी में भी रेसिज्म के इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। डिल्से कॉम्सन फैमिली में काम करने वाली एक ब्लैक सर्वेंट होती है, जो कि अमेरिकन साउदर्न स्टेट में रेस की बना पर बनाए जाने वाले रिश्तों की कम्प्लेक्सिटीज को फेस करती है। 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर के खत्म होने पर नॉर्दर्न अमेरिका को फतह और गुलामी से आजादी मिली थी, जबकि साउदर्न अमेरिका अपनी कामयाबी को हासिल करने में नाकाम हो गए थे। अमेरिकन सिविल वॉर के खत्म होने पर यह फैसला किया गया था कि साउदर्न अमेरिका की रिकंस्ट्रक्शन की जाए। साउदर्न अमेरिका की रिकंस्ट्रक्शन 1865 से स्टार्ट होकर 1877 तक कंटिन्यू रही थी, और नॉवल की सेटिंग साउदर्न अमेरिका की रिकंस्ट्रक्शन के बाद की रखी गई है। अब हम साउदर्न अमेरिका की रिकंस्ट्रक्शन और इसके आफ्टर इफेक्ट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन का मकसद अमेरिकन सिविल वॉर के खत्म होने पर अमेरिका से बिलोंग करने वाली साउदर्न स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना था। रिकंस्ट्रक्शन में ऐसे आइडियाज को प्रेजेंट किया जाता है जिनसे साउदर्न अमेरिका दोबारा से नॉर्दर्न अमेरिका का हिस्सा बन जाए। रिकंस्ट्रक्शन में ऐसे आइडियाज को डिफाइन या एक्सप्लेन किया जाता है जिसमें व्हाइट अमेरिकन ब्लैक अफ्रीकन के साथ एक नॉन स्लेव सोसाइटी में इकट्ठे रह सके, मगर साउदर्न अमेरिका को ऐसा फील होता है कि इस आइडिया से उनकी इंसल्ट की जा रही है, इसी वजह से वो इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी में अमेरिकन सिविल वॉर के साउदर्न अमेरिका पर आफ्टर इफेक्ट्स को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि नॉवल में भी एक साउदर्न अमेरिकन फैमिली को चूज किया गया है जो कि उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करती हुई दिखाई देती है जिसे साउदर्न अमेरिकन स्टेट फेस करती है। विलियम फॉकनर के नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी में साउदर्न गोथिक लिटरेचर की कुछ क्वालिटीज या एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। अगर साउदर्न गोथिक लिटरेचर की कुछ क्वालिटीज या एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाए तो उनमें स्लेवरी, रेसिज्म, फियर ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, आइसोलेशन, मार्जिनलाइजेशन, वायलेंस, क्राइम, डिके, डेथ, टेंशन बिटवीन द रियलिस्टिक और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स शामिल हैं।
साउदर्न गॉथिक लिटरेचर के कुछ एलिमेंट्स विलियम फॉकनर के नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी में भी पाए जाते हैं। इस नॉवल में साउदर्न अमेरिकन स्टेट और उनकी वैल्यूज का डिके दिखाया जाता है। इस तरह नॉवल में कॉम्सन फैमिली के थ्रू अरिस्टोक्रेसी के फाल को दिखाया जाता है। क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर में नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट को फतह नसीब हुई थी और उन्होंने स्लेवरी को खत्म कर दिया था। इसी तरह साउदर्न अमेरिकन स्टेट से बिलोंग करने वाले भी अपनी इंडिपेंडेंस को खो चुके थे और अमेरिकन हिस्ट्री में इन सारे इवेंट्स या इंसिडेंट्स की वजह से अरिस्टोक्रेसी को बहुत ज्यादा डाउनफॉल फेस करना पड़ा था। नॉवल में बेंजामिन यानी कि बेंजी के करेक्टर के थ्रू मेंटल इंस्टेबिलिटी के थीम को भी हाईलाइट किया गया है और मेंटल इंस्टेबिलिटी भी साउदर्न गॉथिक लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। आज के लेक्चर में हमने विलियम फॉकनर के मॉडर्न नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और अमेरिका की मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को कवर कर लिया है, जो कि इस नॉवल के बारे में एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक इज आल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज चेक इट आउट। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।